नेपाल का नया अध्याय, पीएम सुशीला कार्की का करारा ऐलान, शहीदों को सम्मान, पीड़ितों को मुआवजा और सत्ता जल्द छोड़ने का वादा। नेपाल की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास लिख रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सत्ता संभालते ही जो घोषणाएं की, वो न सिर्फ जख्मों पर मरहम जैसी थी, बल्कि देश को एक नई दिशा देने का इरादा भी दिखा गईं। पीएम कार्की ने कहा, जो मारे गए हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं, इस आंदोलन के शहीद हैं। उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जनता के जेनजी आंदोलन में भड़की हिंसा में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से एक भारतीय महिला भी शामिल है। कार्की ने इसे आपराधिक कृत्य बताया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। मैं सत्ता से चिपकी नहीं रहूंगी, 6 महीने का वादा, चुनाव की तैयारी। सुशीला कार्की ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा मैं इस पद पर नहीं रहूंगी। जैसे ही देश स्थिर होता है, चुनी हुई संसद को सत्ता सौंप दूंगी। उनके नेतृत्व में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की योजना तय हुई है। 3 पूर्व प्रधानमंत्री अब बेघर। आंदोलन की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरों में से एक रही 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जलते घर। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के आवासों को प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को आग के हवाले कर दिया। अब ये तीनों नेता सेना के कैंपों में शरण लिए हुए हैं, जबकि उनके समर्थक किराए के घर ढूंढ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए वे काठमांडू छोड़कर पोखरा जैसे शांत इलाकों में रहना चाहते हैं। कैसा होगा कार्की का मंत्रिमंडल? जेन-ज़ी की भी भागीदारी। नेपाल की राजनीति में पहली बार मंत्रिमंडल के गठन में जनता की डिजिटल भागीदारी भी हो रही है। जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल पर ऑनलाइन वोटिंग करवाई जा रही है। अगर इस मंत्रिमंडल के संभावित नामों की चर्चा करें तो उनमें शामिल हैं कुलमान घीसिंग, ऊर्जा विशेषज्ञ, ओम प्रकाश आर्यल, कानूनी विशेषज्ञ, डॉक्टर भगवान कोइराला और डॉक्टर संदुक रोहित, स्वास्थ्य क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां हैं। सेवानिवृत्त जज, सेना के अधिकारी, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ भी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। संभावित है कि ये मंत्रिमंडल सोमवार को शपथ ले सकता है। जेन-ज़ी का 2 टूक ऐलान, सरकार में नहीं आएंगे पर निगरानी जरूर करेंगे। जेन-ज़ी नेताओं ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका स्पष्ट कहना है, हम सत्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हर फैसले की निगरानी करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने की घोषणा की, जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली की पार्टी यूएमएल ने कड़ा विरोध जताया और कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की। भारत, चीन और बांग्लादेश ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्की की ताजपोशी को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया और कहा कि भारत नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा हमेशा साथ चलती रहेगी। चीन और बांग्लादेश ने भी बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नेपाल जल्द ही स्थिरता और शांति की ओर लौटेगा। चीन ने कहा कि नेपाल के लोग अपने मसले खुद सुलझाएं। हम पारंपरिक मित्र हैं और उम्मीद है कि देश जल्द ही स्थिर होगा। नेपाल, जहां हर सड़क राजनीतिक नक्शा बदल रही है। भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने चेताया कि नेपाल की स्थिति भारत के लिए संवेदनशील है। नेपाल चीन और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में है। BRI और MCC जैसे प्रोजेक्ट्स वहां की राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। अब क्या, हालात संभल रहे हैं, लेकिन तनाव अभी बाकी है। 6 दिन की हिंसा के बाद अब काठमांडू के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है। भारत नेपाल सीमा पर भी आवाजाही फिर से बहाल कर दी गई है, लेकिन काठमांडू के 6 क्षेत्रों में अभी भी सख्त प्रतिबंध लागू है और 2 महीने तक प्रदर्शन, सभा और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। उम्मीद की लौ, एक ओर जलते घर तो दूसरी ओर नई सरकार से उम्मीद।
नेपाल की जनता ने इतिहास के इस कठिन दौर में संविधान और लोकतंत्र को नहीं छोड़ा है और अब देश की बागडोर एक ऐसी महिला नेता के हाथ में है जो कहती हैं कि मैं सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आई, मैं इसे लौटाने आई हूं जनता को।